केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन में बीजेपी के कई नेता शामिल हैं। बीजेपी ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। ये देखिए कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर सचिवालय की तरफ मार्च करने की कोशिश की है। सचिवालय के घेराव का ऐलान किया गया था। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता डिमांड कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को फौरन अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो तोड़ी गई थी। उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए थे और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बाकायदा यहाँ पर पानी की बौछार की है। जबरदस्त पानी की बौछार की गई है और जो लोग बैरिकेड पर बैठे हुए थे उन लोगों को बैरिकेड से हटाने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। जिस वक्त पानी की बौछार की गई उस वक्त यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा भी बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए थे। फिलहाल जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनको रोकने के लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई और यहाँ पर बाकायदा जो पानी की बौछार से भी उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। और यही वजह है कि जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उनको यहाँ से आगे सचिवालय जाना है और वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं। उनकी मांग है कि केजरीवाल जो कि ईडी ने गिरफ्तार किया है उनको तत्काल सीएम के पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। और संवाददाता पुनीत शर्मा की थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर सचिवालय की तरफ मार्च किया। पहली बैरिकेड तोड़ दिया गया है लेकिन आगे पुलिस ने एक और लेयर की बैरिकेडिंग कर रखी है। देखने ये होगा कि क्या आगे की जो बैरिकेडिंग है वो ये तोड़ पाते कि नहीं, क्योंकि आगे बाकायदा बैरिकेडिंग करके इसको रोक दिया गया है। यहाँ पर वज्रवाहन है और इसके अलावा देख सकते हैं कि जो फायर की गाड़ियों को भी खड़ा किया गया है। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए। वीरेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल का इस्तीफा लेना है। भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री, उसका इस्तीफा लेना है। राय तौर पर वीरेंद्र सचदेवा का कहना है कि इस्तीफा लेना और यही मांग करते हुए यहाँ पर देखिए कि बैरिकेड तोड़ने के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर जोर आजमाइश हो रही है। दूसरा बैरिकेड जो है वो तोड़ने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्स जो यहाँ पर तैनात की गई है वो कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता फिरोज शाह कोटला से दिल्ली सचिवालय तक मार्च के लिए निकले हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गाड़ी नहीं लूंगा और ये सारी चीजों का इन्होंने उपयोग किया। तस्वीरें फिरोज शाह कोटला की है। बीजेपी के कई नेता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे वो आज खुद भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद ईडी कस्टडी में है। आप सरकार के कार्यकाल के दौरान दिल्ली का विकास थम गया। लोगों को बिजली पानी मुफ्त देने के नाम पर भ्रष्टाचार फला फूला। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने दिल्ली में आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है। बीजेपी लगातार केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है। विरोध प्रदर्शन में सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन समेत दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। एक भ्रष्ट करप्ट दिल्ली की शराब का सरगना जेल में है, ईडी की कस्टडी में है, उनको अधिकार नहीं है मुख्यमंत्री जी की पवित्र कुर्सी पर बैठने का या उसके पे कोई आदेश करने का या उस पे चलने। इसलिए उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनको हटाया जाए
और शराब घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जो बार बार वो कह रहे हैं कि मैंने ऑर्डर पास कर दिया, उसके खिलाफ भी मैंने आज माननीय उपराज्यपाल जी को कंप्लेंट दी है। रिटर्न में कंप्लेंट देकर मैंने कहा कि आतिशी जी पे कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर ऑफिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, इलीगल तरीके से इस्तेमाल किया है। FIR भी और बर्खास्त भी हो। आज भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि उनको ऑर्डर मिल गया। अब सोच के देखिए कितने झूठे, बेईमान और फ्रॉड हैं। दिल्ली के मंत्री को नहीं पता कि दवाइयां नहीं है मल्ला क्लिनिक में और टेस्ट नहीं हो रहे, लेकिन ईडी की कस्टडी में आदमी जो 9 साल तक इसने ऑर्डर नहीं पास किया, अब वो कह रहा है मैं ऑर्डर पास करूं, मुझे पता चल गया कि दवाइयां नहीं है। तो देखिए, एक तरफ सीएम के इस्तीफे की डिमांड करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पर हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर हैं। आम आदमी पार्टी का भी दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। कई नेता और कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। ये नई दिल्ली का इलाका है। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, एकत्र होना, रास्ता रोकना और प्रोटेस्ट करना टोटली प्रतिबंध है। यहाँ कोई भी इस टाइप का आंदोलन करना और नारेबाजी करना बैन है। ये मुनादी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए की जा रही है। दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने वाले समर्थकों में पंजाब से आए कार्यकर्ता भी शामिल हैं। लेकिन पुलिस की मनाही का इन कार्यकर्ताओं पर ज्यादा देर तक असर नहीं हुआ। फिर आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। कार्यकर्ता हैं, उनको यहाँ पर पुलिस डिटेन करके जा रही है। ये देखिए, डिटेन करके ले जाया जा रहा है। पंजाब से लोग आए हैं। जिंदाबाद! की गिरफ्तारी कि आप यहाँ से हट जाएं। अब देखिए, इनको बसों में यहाँ पर भर करके ले जाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास का ये लोग घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर कहा कि धारा 144 लगी हुई है, इसलिए आपको यहाँ पर एकत्रित नहीं होने दे। तो वहीं केजरीवाल के समर्थन में पंजाब से भी पार्टी कार्यकर्ता पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे पंजाब के शिक्षा मंत्री को भी हिरासत में लिया गया। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद! अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद! अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद! पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन करने पहुंचे। जब वो गेट नंबर 2 के पास धरने पर बैठे तो पुलिस पहुंच गई। उसके बाद हंगामा मच गया। आम आदमी पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं की तरह उन्हें भी हिरासत में लिया गया। पार्टी नेताओं ने पुलिस पर ज्यादती करने का आरोप लगाया और कहा कि सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। पुलिस जो है और ईडी और सीबीआई, जब आम आदमी पार्टी का मामला होता है तो स्पाइडरमैन बन जाते हैं, फौरन पहुंच जाते हैं। वो शरत रेड्डी जिसने 60 करोड़ मोदी जी को चंदा दिया है, उसको सरकारी गवाह बना के आपने पूरा केस बनाया है, और जब उसने आपको चंदा दिया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? आम आदमी पार्टी इस बात पर अडिग है कि उनके बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया है, लिहाजा वो प्रधानमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और चौकसी बता रही है कि उन्हें हर हाल में आगे बढ़ने से रोका जाएगा। पटेल चौक पर भारी संख्या में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। अरविंद केजरीवाल की आवाज, अरविंद केजरीवाल की आवाज पूरे देश में गूंजेगी। अरविंद केजरीवाल इस देश के बेटे हैं, इस देश के लाल हैं। ये आप सभी देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं को बल प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग को बसें में ठुका जा रहा है। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको डिटेन किया जा रहा है। और ये सर्विस हैं जो कि संजय सिंह के साथ भी देखी गई थी। पूरे तरीके से आप देख सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हमारे जो कार्यकर्ता जा रहे थे, उन पर बल प्रयोग करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको उठाया जा रहा है, धक्का मुक्की मारपीट की जा रही है, लाठी और डंडे चलाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को केजरीवाल से डर लगने लगा है। हमारे दिल्ली की सत्ता क्या करेंगे, यहाँ सबको हटाने के लिए? देखिए, ये पार्टी संघर्षों से निकली हुई है। सड़क से लेके संसद तक संघर्ष चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है और दिल्ली की जनता के लिए वहां से काम कर रहे हैं। और ईडी सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल से उस कैबिनेट नोट को लेकर भी पूछताछ हो रही है जो अब तक उसके हाथ नहीं लगी है। आखिर इस कैबिनेट नोट में क्या खास है, देखिए इस रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद!
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। उधर ईडी केजरीवाल से लगातार पूछताछ कर आबकारी मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। ईडी सोर्सेस की माने तो अब जांच एजेंसी उस कैबिनेट नोट को तलाश रही है जो अभी तक हाथ नहीं लगा है। ईडी के लिए ये कैबिनेट नोट इसलिए अहम है क्योंकि कैबिनेट नोट में लीगल ओपिनियन की राय अहम है। लीगल ओपिनियन में आबकारी नीति को न बदलने के लिए कहा गया था। ये कैबिनेट नोट सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिला। ईडी सोर्सेज ने दावा किया कि जिस फाइल में इस कैबिनेट नोट को रखा गया था उसे सीएम आवास के कैंप ऑफिस लाया गया था, जिसे फाइल में लगाए जाने से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया काफी नाराज हुए थे। इसके बाद इस नोट को एक्साइज विभाग को वापस भी नहीं किया गया। इस कैबिनेट नोट को एक्साइज डिपार्टमेंट ने ही तैयार किया था और 28 जनवरी 2021 को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने रखा था। अब ईडी को इसी कैबिनेट नोट की तलाश है ताकि आबकारी नीति को लेकर तमाम स्टेक होल्डर्स के सुझाव के साथ साथ उसमें किए गए बदलाव को बारीकी से समझा जा सके। और इस वक्त की अहम खबर, 9 अप्रैल तक के कविता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 1 अप्रैल को अंतरिम जमानत पर सुनवाई। कविता ने कोर्ट से मांगी थी अंतरिम जमानत। कविता ने बेटे की परीक्षा का हवाला दिया था, लेकिन अब यह जानकारी मिल रही है कि अदालत ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है कि कविता को। अगली खबर का रुख करेंगे। जल बोर्ड से जुड़ा आदेश देने के बाद केजरीवाल ने अब जेल से ही स्वास्थ्य विभाग के लिए निर्देश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग को जेल से दिए उनके ऑर्डर की जानकारी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दी। वो जेल के अंदर हों बाहर हों, जब भी कोई गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दवाइयां लेने जाए उसे दवा मिले। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक ईडी हिरासत में भी सीएम केजरीवाल को अपनी जनता की फिक्र है। केजरीवाल की चिंता दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयों की उपलब्धता और आम आदमी की स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ी है। उन्होंने एक डायरेक्शन मुझे भेजी है कि सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं है। इससे पहले इसी तरह सीएम केजरीवाल ने जल बोर्ड को लेकर भी आदेश जारी किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जल्द से जल्द पेयजल और सीवर की समस्याएं दूर होनी चाहिए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज मिलेंगी कंगना रनौत। सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर कंगना रनौत की ओर से कहा गया, अभद्र टिप्पणी से दुख हुआ, महिलाओं का सम्मान जरूरी है, पार्टी के निर्देशों का पालन करूंगी, ये भी कंगना की ओर से कहा गया। ऐसी टिप्पणी मंडी का अपमान है। मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। कोई भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी, जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। और सुप्रिया श्रीनेत की विवादित पोस्ट पर नवनीत राणा ने कहा, कंगना पर सुप्रिया का पोस्ट शर्मनाक। नवनीत राणा का बयान, सुप्रिया ने महिला का अपमान किया है, देश की महिलाएं कांग्रेस को सबक सिखाएंगी। नवनीत राणा का यह बयान, सुप्रिया को पीएम मोदी से सीखना चाहिए। ऐसे मंडी से जो रिप्रेजेंट कर रही है कंगना रनौत, उसके बारे में जो कांग्रेस ने ट्वीट करके जो शब्दों का वापर किया है, यूज किया है एक महिला के प्रति, कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हो या कांग्रेस के नेता हो, ये भूल गए कि कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करने वाली इस देश की प्राइम मिनिस्टर एज ए इंदिरा गांधी, एज ए सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस को लीड कर रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस पक्ष में है
और जहां पर वो चिल्ला के कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान हम करते हैं, और वहां पर ही पक्ष के कई लीडर ऐसा ट्वीट करके एक महिलाओं को अपमान करने का जो कार्य उन्होंने किया है, मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। ये कांग्रेस भूल गई है क्या? सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी, उनके पास जाके सीखना चाहिए। 33% आरक्षण महिलाओं को देने वाला एकमेव पक्ष और एकमेव व्यक्ति हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के विवादित पोस्ट ने तूल पकड़ लिया है। रनौत ने कहा है कि अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। सोशल मीडिया पर मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर पोस्ट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बीजेपी पहले से ही हमलावर है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग भी सुप्रिया पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी है। हालांकि सुप्रिया इस पोस्ट को लेकर सफाई दे रही हैं। ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है। सुप्रिया पैरोडी के नाम से वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया। हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना चुनावी मैदान में है। इस टिप्पणी के बाद कंगना ने भी एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रह के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें महिला के शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा रखने से ऊपर उठना चाहिए। साथ ही हमें यौन कर्मियों के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को लेकर इस प्रकार के अपशब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को चौतरफा घेर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता के विवादित पोस्ट के बाद सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने कहा है कि विपक्षी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पूरे विषय पर इतने घंटे होने के बावजूद भी ना प्रियंका वाड्रा जी का, ना राहुल जी का, ना खड़गे जी का कोई बयान आया है। वैसे तो इनकी पार्टी का तथाकथित नारा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, पर प्रियंका वाड्रा जी, आपकी पार्टी का चलन तो ऐसे लगता है कि लड़की हूं तो क्या कांग्रेस से बच सकती हूं। ये कांग्रेस पार्टी की आदत बन चुकी है इस प्रकार से महिलाओं का अपमान करना, मातृशक्ति का अपमान करना और बार बार इस प्रकार की बातें कह करके उनकी आदत को ठीक करने की मैं समझता हूँ आज की तारीख में आवश्यकता है। और पूरा हिमाचल, पूरा मंडी इस वक्त जो है बहुत आक्रोश में है, रोष में है और निश्चित रूप से इसके आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में उनको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। मंडी में तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन पूरे और हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल के अलावा दूसरे स्थानों पर भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस पूरे विवाद को लेकर एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग को भेजी गई चिट्ठी में क्या लिखा है, महिला आयोग ने और क्या कुछ शिकायत की है, इस रिपोर्ट में जानिए। हमने रात को ही इलेक्शन कमीशन को एक चिट्ठी लिखी है जो मैं अभी बाय हैंड भेज रही हूँ। मैंने ये कहा कि हम कंगना जी के साथ खड़े हैं और किसी भी महिला के साथ अगर इस प्रकार की अभद्र बातें होती हैं तो हम एनसीडब्ल्यू उसमें उस महिला के साथ है। स्पेशली सुप्रिया जी जो एक नेता हैं, बड़े दल की नेता हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते। और उसके बाद उन्होंने डिलीट किया और कहा कि ये मेरे हैंडल से किसी और ने किया है, जो कि और भी चिंताजनक बात है कि इतनी सीनियर नेता जो खुद भी जर्नलिस्ट रही हैं, अगर उनके हैंडल पे कोई मिसयूज़ कर सकता है और वो कुछ नहीं कर पा रही है तो ये सोचने वाली बात है। फिर भी मैं कहूँगी अहीर जी के उससे भी सेम वर्ड्स और सेम तरीके से उन्होंने भी ये कहा कि मेरा हैक हुआ है। ये आफ्टर थॉट है। इससे ये सब करने की जगह अगर वो माफ़ी मांग ले और ये कहें कि उनसे गलती हुई है तो ये बेटर है। और श्रीनेत की पोस्ट से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए मनोज तिवारी और रमेश बिधूड़ी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस की ये सोच मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ देश के एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को
हम कड़ी निंदा करते हैं और महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी, देश के लोग भी जवाब देंगे। दुर्भाग्य है कि लोग अपनी गिरबान में झांकते नहीं हैं। राणावत को अगर टिकट मिली है मंडी से तो कांग्रेस पूछ रही है कि उनको आटे दाल का क्या मालूम है। राहुल गांधी को आटे दाल का मालूम है? आलू राहुल गांधी ने कहां पैदा किए थे? हम आलू की फैक्ट्री लगाएंगे किसने बोला था? तो जिनकी सोच और जिनकी मानसिकता जैसी है उनको दूसरे भी यही नजर आते हैं। ये आप अपने गिरबान में देखो या राहुल से ज्ञान ले लो। तो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट से राजनीतिक हंगामा बरपा है। इस पर अब सुप्रिया ने सफाई भी दी है और कांग्रेस के नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे। वो तो एक्ट्रेस है और एक्ट्रेस है तो उनका जो काम करने का तरीका है वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन समाज के लिए, देश के लिए, पार्टी के लिए नहीं है। जाहिर है कि जो कार्यकर्ता सालों से लगा हुआ है तो उसको इस बात का तकलीफ ज़रूर होगा कि ऐसे लोगों को ऊपर से लाकर बैठाया जा रहा है। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, काबिले एतराज़ है। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है तो मैं चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे, किन लोगों ने किया है, किसने ये कमेंट किया है, जिसने भी ये कमेंट किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिमाचल विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। बड़ी खबर है, कांग्रेस के सभी 6 बागियों को कैंडिडेट बनाया गया है। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई अपडेट है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी की है और बड़ी बात यह है कि अभी बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने वाले 6 बागियों को कैंडिडेट बनाया गया जो कि कांग्रेस छोड़ बीजेपी में पहुंचे हैं। सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा को टिकट दिया गया है। बीजेपी नेता अशोक सिंह ने मुख्तार अंसारी को नाटकबाज करार दिया। उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव का समय आता है वो सहानुभूति के लिए स्टंट करने लगते हैं। मुख्तार को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा में आईसीयू में भर्ती कराया गया। 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए जा चुके हैं। बाराबंकी कोर्ट में पेशी के दौरान माफिया मुख्तार अंसारी ने स्लो पॉइजन देने के आरोप लगाए। इस बीच डॉक्टर्स की जांच में पाया गया कि ये ओवर ईटिंग का मामला है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। दरअसल बीजेपी नेता अशोक सिंह के भाई राम सिंह मौर्य और सिपाही सतीश की हत्या और गैंगस्टर के 2 मामलों में शनिवार को बांदा जेल से मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। अशोक सिंह ने रोपड़ जेल के पुराने मामले का हवाला दिया और कहा कि बीमारी का बहाना बनाकर व्हील चेयर पर लोगों को सहानुभूति बटोरने की कोशिश की थी। स्लो पॉइजन का मामला भी मुख्तार का राजनीतिक स्टंट हो सकता है। इन्होंने दुष्कर्म किए हैं, ऊपर वाला इसका आज नहीं कल हिसाब लेगा ही लेगा। और स्लो पॉइजन सरकार ऐसा क्यों करेगी? सरकार ऐसा करेगी नहीं, प्रशासन ऐसा क्यों करेगा? अपने कर्मों के हिसाब से अपने भोगेंगे, फल पाएंगे। जेल में बंद मुख्तार के खिलाफ पिछले दिनों 7वें केस में सजा का ऐलान किया गया। बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बयान जारी कर कहा है कि पंजाब में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल के बीच गठबंधन नहीं होगा। पंजाब में बीजेपी अब अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इसकी पुष्टि की है। सुनील जाखड़ ने वीडियो जारी कर इसकी घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ फैसला लिया है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। पहले खबरें आ रही थी कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल एक बार फिर से साथ आ सकते हैं। अकाली दल ने गठबंधन के लिए बीजेपी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। दरअसल कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अकाली दल एनडीए से बाहर हो गई थी।
और लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी की एक और लिस्ट आ गई है। इस सूची में पार्टी ने हरियाणा की 4 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने हरियाणा में एक बार फिर सभी को सियासी तौर पर चौंका दिया। रोहतक की सीट पर मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा को रिपीट किया गया। बाकी 3 सीटों पर पार्टी ने नए चेहरों को मौका दिया। इनमें हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी की सीट कुरुक्षेत्र भी शामिल है। पार्टी ने इस सीट से पूर्व कांग्रेस नेता और उद्योगपति नवीन जिंदल को टिकट दी है। जिंदल पहले यहाँ से सांसद रह चुके हैं, बाद में चुनाव हार गए थे। जिंदल 10 साल बाद फिर से अपने क्षेत्र में सक्रिय होंगे। बीजेपी में शामिल होने के कुछ ही देर बाद उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ। वहीं बीजेपी ने हिसार की सीट से मौजूदा सरकार में मंत्री और रनिया से निर्दलीय जीते रणजीत चौटाला को उम्मीदवार घोषित किया है। विधायक रहते हुए बीजेपी में आए हैं। रणजीत चौटाला और नवीन जिंदल को बीजेपी में लाने के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रणनीति मानी जा रही है। बहुत अच्छी एंट्री है, दोनों का अपना एक बहुत अच्छा प्रभाव है। रणजीत सिंह चौटाला जी हमारे पहले ही प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री पिछले 4.5 साल से, और उनका एक पारिवारिक जो उनकी लीगेसी है उसका हमको लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस ने हाथ मिला लिया है। सीटों का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बिठाने में परेशानी हो रही है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। दोनों पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे से अलग रहने के आदी हैं। दोनों पार्टी पिछले साल के विधानसभा चुनाव में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ी थी। दरअसल कर्नाटक के तुमकुरू में एक संयुक्त जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी और जेडीएस के नेता शामिल रहे। इस दौरान जेडीएस विधायक एमटी कृष्णप्पा ने बीजेपी नेता कोंडाजी विश्वनाथ पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी हार के लिए कोंडाजी जिम्मेदार थे। इस आरोप के बाद दोनों तरफ से जमकर बहसबाजी शुरू हुई, एक दूसरे पर हमले हुए। कोंडाजी विश्वनाथ पहले जेडीएस में ही थे, बाद में बीजेपी में चले गए। कर्नाटक की कुल 28 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। यहाँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को और तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी 25 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं जेडीएस को कर्नाटक की कोलार, हासन और मांड्या लोकसभा सीट दी गई है। एक वोट एक नोट के नारे के साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रताप सिंह खचरियावास ने मैदान में उतरने का ऐलान किया है। उनकी ओर से कहा गया है कि हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। पैसा ढीला तो नहीं है, लेकिन लोगों का प्यार और समर्थन मुझे मिला। राजस्थान के कद्दावर नेता प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, जिन्होंने कांग्रेस के खाते फ्रीज होने को मुद्दा बना लिया है। उन्होंने पार्टी फंड में पैसे की कमी का हवाला दिया। कहा कि कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के बाद वो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अब उन्हें वोट के साथ एक नोट की भी दरकार है। हम हमारी पूरी ताकत जुटाकर वापस मैदान में उतरे हैं। हमारी अभी स्थिति, हमारे पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, वो पहले वाली स्थिति नहीं है। पहले वाला वो जोश भी धीरे धीरे आएगा, भीड़ भी धीरे धीरे बढ़ेगी। खाचरियावास के इस बयान को बीजेपी ने राजनीतिक स्टंट बताया। पिछले दिनों ये पहला मौका रहा जब पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी एक साथ मीडिया के सामने आए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनावी चंदे के जरिए अपने अकाउंट और उनके अकाउंट को सीज कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस नेता इसे भुनाने में जुट गए हैं। गोरखपुर में आज होली मनाई जा रही है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ नृसिंह शोभा यात्रा में शामिल। नरसिंह शोभा यात्रा के लिए खास तैयारी की गई थी और इस दौरान सीएम योगी के साथ पूरा गोरखपुर रंगों से सराबोर नजर आया। दरअसल नरसिंह शोभा यात्रा आपसी सद्भाव की मिसाल है। यात्रा में श्रद्धालु जमकर होली खेलते हैं, होली गीत गूंजते हैं। काले और हरे रंग का प्रयोग नहीं होता, केवल लाल पीले रंगों से ही होली खेली जाती है। इसका श्रेय नानाजी देशमुख को जाता है। नानाजी देशमुख 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बनकर गोरखपुर आए थे। उस समय घंटाघर से निकलने वाली भगवान नरसिंह शोभा यात्रा में कीचड़ फेंकना, लोगों के कपड़े फाड़ देना, कालिख पोत देने के साथ ही काले और हरे रंग का लोग ज्यादा प्रयोग करते थे। 1944 में नानाजी ने कुछ युवकों को एकत्रित किया और बदलाव की दिशा में पहल की, जो आज भी देखी जा रही है। इस उत्साह और उमंग के साथ हम छोटे बड़े का ख्याल नहीं रखते, सबको रंग और गुलाल लगाते हैं, शालीनता के साथ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बीमार है, किन्हीं कारणों से, पारिवारिक कारणों से वो व्यक्ति नहीं लगाना चाहता है, तो हम जबरदस्ती नहीं करेंगे।
और पटना में तेज प्रताप यादव होली के मौके पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव के अंदाज में नजर आए। इस दौरान तेज प्रताप ने कहा कि पिताजी के काम को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव की होली हमेशा से काफी खास रहती थी। बढ़ती उम्र और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद अब पहले जैसे कुर्ता फाड़ होली नहीं खेलते, लेकिन लालू के लाल तेज प्रताप यादव अपने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव के साथ उनके समर्थक होली के मौके पर झूमते नजर आए। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने फगुआ भी गाया। साथ ही तेज प्रताप ने बाबा हरिहर नाथ सोनपुर में खेले होली गीत भी गाए। तो डिफरेंट रहता है, तो साल में एक बार आता है, तो इसको लोग एकजुट होकर के प्रेम भाव से इसको मनाने का लोग काम करते हैं। नीतीश कुमार को रंग लगाना चाहेंगे? सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं हैं। सभी लोग जो हमारे सीनियर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, सभी लोगों में प्रणाम करता हूँ। और जिनके पास नहीं पहुँच रहा हूँ मैं, तो मैं उनको यहीं से प्रणाम करता हूँ। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोकसभा चुनाव को लेकर 40 सीट बिहार में उसको लेकर आप लोग किस तरीके से? अब पॉलिटिकल बात अभी हम नहीं कर पाए। और कंगना रनौत का विवाद अभी थमा भी नहीं है कि इस बीच कर्नाटक के एक और कांग्रेसी नेता ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। कर्नाटक के नेता शिवराज तंगरागी ने बीजेपी के वोटर्स को थप्पड़ मारने की खुली धमकी दी। पीएम मोदी की देश में ये लहर है जो हर चुनावी रैली और रोड शो के दौरान सुनाई देती है। इस नारेबाजी को लेकर कांग्रेस के नेता शिवराज तंगदागी ने विवादास्पद बयान दिया है। पीएम पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं किया। कोपल की रैली में उन्होंने कांग्रेस को हिंसा के लिए उकसाया। 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಗಾರು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ರಾ? ಇಲ್ಲ. ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಕೋಡ ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಂದ್ರು, ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು। ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಯಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯುವಕರು ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು। तंगदागी थप्पड़ तक नहीं रुके। उन्होंने पीएम मोदी के पहनावे पर भी तंज कसा। यही नहीं, देश की धार्मिक और संस्कृति के पुनरुद्धार को लेकर द्वारका नगरी में गोते लगाने पर भी सवाल खड़े कर दिए। ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮುದ್ರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನವಲಗಿರಿ ತಗೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। बयान के खिलाफ बीजेपी ने तंगदागी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और आम आदमी पार्टी ऑफिस गेट पर बैरिकेडिंग पर गोपाल राय ने उठाए सवाल। ऑफिस के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग क्यों की? बीजेपी ने दिल्ली को पुलिस स्टेट में बदला। गोपाल राय का बयान, लोगों को आने से रोका जा रहा है। केजरीवाल की गिरफ्तारी तानाशाही। चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के लोगों के दिलों में आक्रोश है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी आज दबी जुबान से एक ही बात कह रहा है कि ये गिरफ्तारी गलत हुई है। पार्टियों के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष में मतभेद होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, लेकिन चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके तानाशाह सरकार ने जो संदेश दिया है कि हम किसी लोकतंत्र को नहीं मानते। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस बिठा दी गई। आम आदमी पार्टी का कार्यालय सील कर दिया गया। जितेंद्र भाटिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधे चले उनके पास। जितेंद्र, लगातार ईडी की कार्रवाई का, बीजेपी का विरोध किया जा रहा आम आदमी पार्टी की तरफ से, लेकिन आज जो प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या वो सफल रहा या फिर अब धीरे धीरे सभी कार्यकर्ताओं को हटा दिया गया? बिल्कुल, देखिए आज जो है पटेल चौक पर सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, लेकिन उनको पुलिस ने हटा दिया गया। उसके पीछे दलील ये देखिए कि धारा 144 लगी हुई है। और यही नहीं, सिर्फ देखिए आम आदमी पार्टी ये भी शिकायत कर रही है, उनका दफ्तर जो है उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाता हूँ कि आम आदमी पार्टी का आरोप क्या है। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है और इसके बाहर देखेंगे
यहाँ पर आपको बैरिकेडिंग नज़र में आएगी और पुलिसकर्मी यहाँ पर बाकायदा तैनात किए गए हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो यही आरोप लगा रहे हैं कि उनके दफ्तर में जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और वही तस्वीर 22 मार्च को भी देखने को मिली थी और हमने भी यहाँ जो है सालों से इस दफ्तर में आ रहे हैं कवर करने के लिए, लेकिन इस तरीके से नहीं देखा गया कि ऐसे बैरिकेडिंग की गई। और देखिए दोनों तरफ, यहाँ भी की गई है, दूसरी तरफ भी की गई है। तो आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि ना तो उनको अपना विरोध दर्ज कराने दिया जा रहा है, ना उनको उनकी बात रखने दी जा रही है। अपना कहीं वो प्रदर्शन करना चाहते हैं वहाँ से हटा दिया जाता है। तो आखिर इस बैरिकेडिंग की, इस नाकेबंदी की जरूरत क्या पड़ी है, क्यों की जा रही है? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने ही दफ्तर में जा नहीं पा रहे हैं, अंदर दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गोपाल राय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे। तस्वीर हमने जो है वो भी कैद की अपने कैमरे में। गोपाल राय को खुद में हम अंदर जाने में मशक्कत करनी पड़ी और उनकी थोड़ी सी तीखी नोकझोंक भी हुई थी पुलिसकर्मियों के साथ में। वो जानना चाह रहे थे कि आखिर इस बैरिकेडिंग के पीछे का राज क्या है। तो ऐसे में थोड़ी नोकझोंक भी देखने को मिली। और 22 तारीख को तो हमने देखा था कि ये पूरा जो है इलाका, जो दीनदयाल उपाध्याय का स्ट्रेच है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर यहाँ से लेकर ITO चौक तक, ये पूरा पैक कर दिया गया था। क्योंकि बड़े जितेंद्र बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच एक अहम खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल से पूछताछ को लेकर। केजरीवाल से कैबिनेट नोट को लेकर पूछताछ हुई है। एक्साइज डिपार्टमेंट का कैबिनेट नोट गायब है। ईडी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिला कैबिनेट नोट, ये सोर्सेस के हवाले से एक जानकारी सामने आई है और इसे लेकर भी पूछताछ की जा रही है अरविंद केजरीवाल से। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सड़कों पर हैं, जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, आज दिल्ली के इस सियासी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकती नजर आई। एक तरफ बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डिमांड कर रहे हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस अंदाज में की गई है वो दरअसल राजनीतिक बदला लेने की कोशिश है। और अब आपको बताते हैं अब तक की पूछताछ में क्या क्या पूछा गया है। ईडी ने केजरीवाल से क्या पूछा, एक्साइज डिपार्टमेंट की कैबिनेट नोट को लेकर पूछताछ हुई है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 28 जनवरी 2021 को कैबिनेट के सामने ये नोट रखा गया था। कैबिनेट नोट गायब है, सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिला है। कैबिनेट नोट में स्टेक होल्डर के सुझाव, लीगल ओपिनियन में आबकारी नीति न बदलने का भी सुझाव है। कैबिनेट नोट की फाइल सीएम आवास के कैंप ऑफिस ले जाया गया था और कैबिनेट नोट को फाइल में लगाने पर सिसोदिया गुस्सा भी हुए थे। बताया भी जा रहा है कि कैबिनेट नोट को एक्साइज विभाग को वापस नहीं दिया गया। तो देखिए ये कुछ सवाल है जो ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है। सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी अभी तक मिल पाई है। जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, हमने वो सवाल तो बता दिए जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछे हैं, लेकिन क्या इन सभी सवालों का जवाब दिया गया केजरीवाल की ओर से? क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए पहले ही मना नहीं कर रहे थे, भूमिका क्या है इसको लेकर सवाल पूछ रहे थे। अभी भी उनकी तरफ से सवाल जवाब का जो सवाल पूछा है उसका जवाब दिया जा रहा है। और ये जो खबरें हैं ये सोर्सों के हवाले से कई बार आई है और इस पर आपत्ति भी दर्ज की गई थी। लेकिन अब देखना होगा 28 मार्च को जब ईडी अरविंद केजरीवाल को राजधानी कोर्ट में पेश करेगी तो उसको बताना होगा कि 22 मार्च से लेकर के 28 मार्च तक क्या क्या पूछा गया, क्या उन्होंने कोऑपरेट किया या नहीं किया, सवालों के जवाब दिए या नहीं दिए। जांच पूरी होगी तो जेसी भेजा जाएगा और अगर ईडी को लगता है कि अभी भी सवालों के जवाब नहीं मिले हैं तो आगे रिमांड जो है वो उनकी मांगी जाएगी। बहरहाल अभी तो ईडी के सोर्सेज यही कह रहे हैं कि तमाम चीज़ों के बारे में पता का जिक्र है, उसका ड्राफ्ट की बात है जो मंजूरी मिली। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जितेंद्र बता रहे हैं कि बहुत हद तक इन चीज़ों पर निर्भर करेगा कि उनकी रिमांड बढ़ती है नहीं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके सही से जवाब मिल रहा है या नहीं। इस बीच अगली बड़ी खबर, 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में के कविता को भेज दिया गया। 1 अप्रैल को अंतरिम जमानत पर सुनवाई। कविता ने कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी। कविता ने बेटे की परीक्षा का हवाला दिया था। हालांकि 9 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ఇది పొలిటికల్ కేసు, ఇది మనీ లాండరింగ్ కేసు కాదు, పొలిటికల్ లాండరింగ్ కేసు।
And have you been confronted with Karan Kejriwal? 50 crores to BJP, and the other is been given a ticket from BJP. So this is a political laundering case, not a money laundering case. We will fight it out. और खबर बिहार से। बिहार में आज होली मनाई जा रही है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने जमकर होली खेली। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव भी चिराग के घर होली मनाने पहुंचे। इस दौरान होली गीत पर चिराग कार्यकर्ताओं के साथ झूमते नजर आए। देखिए, चुनाव कोई भी हो, कंपटीशन कहीं पे भी हो, मैंने कभी भी किसी भी कंपटीशन को हल्के में नहीं लिया। पर हाँ, ऐसे में जब हाजीपुर की बात आती है, मैंने हाजीपुर को कभी एक चुनावी क्षेत्र के तौर पर देखा ही नहीं। 4-5 साल का बच्चा जो पिता का हाथ पकड़कर उस क्षेत्र में जाता रहा, मेरा हाजीपुर से परिचय अलग है। और हाजीपुर के लोग भी मुझे कभी नेता के तौर पर नहीं, अपना बेटा, अपना भाई ही मानकर उन्होंने हमेशा मुझे प्यार, सम्मान, आशीर्वाद देने का उन्होंने काम किया। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मेरे पिता ने किया, जो उनकी कर्मभूमि रही, वहाँ पर मुझे अगर सेवा करने का मौका मिलता है तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। तो चिराग पासवान को सुना आपने, होली का उत्सव कैसे मनाया गया। आज बिहार में होली खेली जा रही है और इस अवसर पर राजनेताओं के घरों पर, उनके आवास पर होली मिलन का कार्यक्रम, चिराग पासवान ने भी जमकर होली खेली।